बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बखैर इट्स मी आतिफ वक्कास और ये थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का दैट इज़ अबाउट मोशन एंड फोर्स एंड इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक्सलरेशन की। लास्ट टाइम मैंने वेलोसिटी और स्पीड के मुतालिक बात की थी जिसमें तकरीबन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक बात जो मुझसे रह गई थी दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव स्पीड, तो वो भी थोड़ा सा बता दो, फिर आगे हम जाते हैं एक्सलरेशन की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मोशन में है तो वो सबके लिए यानी हर ऑब्जर्वर के लिए मोशन में ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए वो रेस्ट में भी हो। सिमिलरली अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जर्वर्स के लिए रेस्ट पे हो सकता है किसी ऑब्जर्वर के लिए वो मोशन में हो। तो रेस्ट हो या मोशन हो, ये रिलेटिव है। तो इसी से रिलेटिव वेलोसिटी का आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स रिलेटिवली मोशन में हैं सो उनकी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होगा द वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट, या सिंपली आप उसको ऑब्जेक्ट कह दें, वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों रेस्ट पे भी हो सकते हैं, दोनों मोशन में भी हो सकते हैं, दोनों में से एक मोशन में हो सकता है, सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मुमकिन है। तो इन दोनों की जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे, दोनों में किसी एक की भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है किसी एक ऑब्जेक्ट की किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से जो वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए ये दो बातें आपने याद रखनी है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, दोनों मोशन में हैं और वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, तो फिर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है दैट वुड बी वी रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू v1। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हों, सेम डायरेक्शन में जा रहे हों तो v1 माइनस v2। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस फाइंड करें, ठीक है। और ऑब्वियसली जो वेलोसिटी इन दोनों में से ज़्यादा होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है उसी वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। यहाँ से अगर तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर हम इसको एब्सोल्यूट में बंद कर लेते हैं, हम हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर आपको वो वेलोसिटी चाहिए, डायरेक्शन भी साथ में चाहिए, तो फिर आप एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर अगर v1 ज़्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 की डायरेक्शन में होगी, अगर v2 ज़्यादा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v2 की डायरेक्शन में होगी। दूसरी चीज़, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अगर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो फिर उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट वुड बी सिंपली द सम ऑफ द टू वेलोसिटीज़। यानी ये एक दूसरे की तरफ आने की वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है ये एक आगे जा रहा है, दूसरा उसके पीछे जा रहा है, उसके इसकी वेलोसिटी है। दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे के करीब आने की वेलोसिटी। तो अगर दोनों मोशन में हैं और उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है तो सिंपली उन दोनों वेलोसिटीज़ को आपस में ऐड कर दें। तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम एक्सलरेशन की बात करेंगे। एक्सलरेशन जो है, एक्सलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है टाइम गुजरने के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सलरेशन इज कॉल्ड एक्सलरेशन। और ये एवरेज एक्सेलरेशन होगी। अगर आप टोटल चेंज को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो फिर ये एवरेज एक्सेलरेशन होगी। दैट इज़ ए एवरेज, दैट इज़ टोटल चेंज इन वी, वेलोसिटी के अंदर टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसको सिंबॉलिकली यूँ लिखा जा सकता है डेल्टा वी, इसके ऊपर एरो डालते हैं, इससे पता चले कि ये वेलोसिटी है और एक वेक्टर है, डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑलरेडी हम इंस्टेंटेनियस इवेंट के बारे में बात कर चुके हैं लास्ट टाइम। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी ख़ास इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम आप किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन की बात करें, सो दैट इज़
ए विद आई एन एस इज सबस्क्रिप्ट एंड देन यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या है कि डेल्टा टी इतना स्मॉल है कि ज़ीरो को अप्रोच करता है, सो दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फिर एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के अंदर चेंज तो है, लेकिन ये चेंज यूनिफॉर्म भी हो सकता है, ये चेंज वेरिएबल भी हो सकता है। सो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाए, इसका मतलब है इक्वल चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रही है, लेकिन हर सेकंड एक जितनी चेंज आ रही है, तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। याद रहे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, सो इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो लोअर अल्टीट्यूड्स पे ऑर्डिनरी हाइट्स से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है एट लोअर अल्टीट्यूड्स, यानी बहुत ज़्यादा हाइट पे ना हो, बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ जी, जो कि आमतौर पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है। इसकी वैल्यू जो है ऑर्डिनरी हाइट्स पे कांस्टेंट होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो फिर इसकी वैल्यू मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो ये जी जो है मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है और अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, वो उधर ही डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटी के मतलब बात करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूँ, उसके एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ऑर्डिनरी हाइट पे जी जो है यूनिफॉर्म होता है, यानी इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो एक सेकेंड बाद उसकी इनिशियली अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 हो जाती है, यानी वेलोसिटी में इंक्रीज आई है 9.8 की, उसमें टाइम लगा है 1 सेकंड। फिर इसी तरह 2 सेकंड बाद ये 19.6 हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाइड विद 9.8, 3 सेकंड बाद मजीद, और इस तरह एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहती है और हमें क्या मिलता है, हर सेकंड बाद वेलोसिटी के अंदर एक जितना चेंज मिलता है, तो इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर लीनियर मोशन में भी हो सकता है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें और आप इस तरह की अरेंजमेंट कर लें कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी के अंदर एक जितना चेंज आ रहा हो, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहा जाता है। कुछ लोग मुझे भी मेरे इंस्टाग्राम पेज पे कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन भेजा है कि जी इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो देयर इज़ नो टेक्निकल डिफरेंस इन कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दोनों का मतलब सेम ही होता है, आप इस में ना उलझें कि इसमें फ़र्क है। कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसकी वैल्यू ऑल द टाइम कांस्टेंट होती है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी यही डेफिनेशन है कि वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है वो ऑल द टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकती है, नो डाउट। वेरिएबल एक्सेलरेशन इसमें यह है कि अनइक्वल चेंज इन वी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के इंटरवल आपने इक्वल रखे हैं, लेकिन हर इंटरवल में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है वो एक जैसा नहीं है। सो इन वी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको फिर हम वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, सो दैट इज एक्सेलरेशन इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक्सेलरेशन है वो चूंकि जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो एक्सेलरेशन जो है डिपेंड करती है x के ऊपर। तो चूंकि मोशन के दौरान x यानी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन चेंज हो रहा होता है, सो इस वजह से एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होता है। या आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, उसके साथ कोई चीज़ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो F इज इक्वल टू -kx, आपने हुक्स लॉ पढ़ा होगा। तो x डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, तो फोर्स अगर x पे डिपेंड करता है तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन होगी दैट वुड आल्सो डिपेंड अपॉन x, सो दैट इज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन। लेकिन डायनामिक्स में आगे फर्दर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब हम फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्स यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल दोनों मुमकिन है। लेकिन ये कुछ बेसिक्स थी एक्सेलरेशन की। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एस आई यूनिट जो है दैट इज़ मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका यूनिट जो है मीटर पर स्क्वायर सेकंड, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है m⁻⁻²। एंड इसकी अगर डायमेंशंस लिखी जाएँ सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ m के ऊपर 0 डालेंगे, उसमें मास नहीं है, L1 है, t-2 है, या आमतौर पर लोग इसे Lt-2 भी लिखते हैं। ये एक्सेलरेशन की डायमेंशंस हैं। और फिर इसका जो है इसकी इक्वेशंस हैं कांस्टेंट इक्वेशन की, जैसा कि हमने बात की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कुछ इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखूंगा जो आप ऑलरेडी 9th में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी है, और थ्रू आउट अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मालूम है कि ये 3 इक्वेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इक्वेशंस हैं मोशंस में। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की पहली जो इक्वेशन है दैट इज़ वी.एफ दैट इक्वल्स वी.आई प्लस AT। यहाँ पर V जो है VF जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, VI जो है इनिशियल वेलोसिटी है, A जो है दैट इज़ एक्सेलरेशन एंड T इज़ टाइम इंटरवल। सो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करें कि जो इनिशियली किसी स्पीड से जा रहा था किसी वेलोसिटी के साथ और फिर टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंज आई, ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज आ रही होगी तो उसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है कुछ टाइम बाद तो ये इक्वेशन यूज़ करते हैं। दूसरी इक्वेशन जो है दैट इज़ एस मैं डिस्टेंस के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ अगर इसके ऊपर एरो डालूँ। आमतौर पर जैसे कि प्रीवियसली भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए डी इस्तेमाल किया है। सो सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में ये सिंबल लिखा हुआ है तो इसलिए मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही जा रहा हूँ। एस इज इक्वल टू VI टाइम्स T प्लस हाफ AT²। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें जो S है ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियसली ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये कब हम यूज़ करते हैं जब आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम होगी, टाइम इंटरवल गिवन होगा, एक्सेलरेशन गिवन होगी, तो आपसे पूछा जाए कि जी कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, इन सारे कंडीशंस में ये सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी। याद रहे अगर किसी इक्वेशन के अंदर 2 चीज़ें अननोन है तो वो इक्वेशन जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशंस चाहिए होती हैं। फिर तीसरी जो इक्वेशन है काइनेमैटिक्स की कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली दैट इज़ 2AS VF² माइनस VI²। तो अमूमन स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलता कि कब कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। तो इसमें ये तरीका होता है कि अगर एस यानी डिस्टेंस का जिक्र नहीं हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं है, और बाकी इन 4 में से कोई से 3 मालूम है तो फर्स्ट इक्वेशन आप यूज़ करेंगे। याद रहे इसमें मैंने कहा कि डिस्टेंस का जिक्र नहीं हुआ। इस सेकेंड इक्वेशन में अगर आपको फाइनल वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और इनमें से यानी डिस्टेंस मालूम हो या डिस्टेंस मालूम करना हो, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनमें से 4 चीज़ें हैं, इनमें से 3 मालूम हो तो फिर हम 4th वन मालूम कर सकते हैं। और फिर इसी तरह ये जो थर्ड इक्वेशन है ये हम कब यूज़ करेंगे, जब टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन ना हो और बाकी इन 4 चीज़ों में से कोई से 3 मालूम हो तो हम 4th वन फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। फिर एवरेज स्पीड का भी एक फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। कभी कभी एवरेज स्पीड गिवन होती है तो फिर वहाँ से भी आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि एक गाड़ी की एवरेज स्पीड जो है 100 किलोमीटर्स पर आवर है तो वो 5 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको पता है कि 5 घंटों में वो 5 मल्टीप्लाइड विद 100 500 किलोमीटर्स कवर करेगा। लेकिन ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें एवरेज स्पीड मालूम हो, क्योंकि दरमियान में वो रुका भी होगा, उसकी स्पीड ज़्यादा भी हो गई होगी। लेकिन ओवरऑल अगर स्पीड या तो कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट स्पीड के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो वो स्पीड हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। कांस्टेंट स्पीड के लिए एक्सेलरेशन 0 होती है तो फिर यहाँ से ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास VIT या VT रह जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये इसी इक्वेशन का रिड्यूस्ड फॉर्म है जब हमारे पास एक्सेलरेशन 0 हो या एक्सेलरेशन 0 ना भी हो, एवरेज स्पीड मालूम हो, तो फिर हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। एक इक्वेशन ये जो इक्वेशन है ना इसमें डिस्टेंस मालूम है, तो ये डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस है जो किसी इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है। ये T जो है इंटरवल ऑफ टाइम होता है। कभी कभी ये कहा जाता है कि 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो भी मैं यहाँ पे लिख लूँ।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड ऑफ मोशन। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है, nth सेकंड ऑफ मोशन की बात की जाए तो मोशन स्टार्ट होने के लिए इनिशियल vi जो है वो 0 होता है। लेकिन अगर वो कह दें कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और 12 सेकेंड में वो कितना 12th सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो nth सेकेंड, कोई पर्टिकुलर एक सेकेंड बताया जाए, तीसरा, पाँचवा, 10वां, 15वां, कोई भी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो हम यूँ करेंगे Sn यानी nth सेकेंड में कवर्ड डिस्टेंस जो है दैट वुड बी इक्वल टू vi प्लस n माइनस 1 सॉरी ये 2n-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ g। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वो दूसरे सेकंड की बात कर दें, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड विद 2 करेंगे, n की जगह 2 पुट करूँगा, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ g फॉर एग्जांपल 10 है। मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पे g पुट किया है, ये फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम रेस्ट से रिलीज़ कर दें और आपसे कहा जाए कि दूसरे सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 होती है, n की जगह मैंने 2 पुट किया, सो 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड विथ 10, सो वी गेट 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 10 एंड फ्रॉम हियर वी गेट 15 मीटर्स। और अगर मैं पूछूं पहले सेकंड में कितना कवर करेगा तो फिर आपने यहाँ पर सिंपली 1 पुट कर देना है n की जगह, और इनिशियल वेलोसिटी तो मैंने बताई है कि 0 है। अगर 0 ना हो तो आपने अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे लिखना है। बाकी 2 1 ज़ार 2 माइनस 1 यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और आपको 5 मीटर मिलेगा। अगर मैं कह दूं कि तीसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो ये 2 3 ज़ार 6 माइनस 1 ये हो जाएगा 5/2, तो 5 मल्टीप्लाइड विथ 10 50 होता है, 50 डिवाइड बाई 2 से 25 आता है, तो अकॉर्डिंगली इसका 25 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड अगर तो vi 0 हो, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, vi 0 हो तो फिर आप बताएं कि सेकेंड और थर्ड सेकंड के अंदर, दूसरे और तीसरे सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसमें रेशो क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि सेकंड में उसने 15 मीटर कवर किए और थर्ड सेकंड में उसने 25 मीटर्स कवर किए जो यहाँ पे है। तो आप अकॉर्डिंगली इनका अब आप रेशो ले लें, सो इट इज़ 3:5। और बिल्कुल इसी तरह इस तरह से आप ये इक्वेशन भी अपने साथ सेव कर सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन है कि जब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि nth सेकेंड में जो है कितना डिस्टेंस कवर होगा, जनरल फॉर्म इसका यहाँ पर a होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर से नीचे फ्री फॉल में होगा, लेकिन मोस्टली ये फ्री फॉल के केस में होता है, तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 भी ले लेते हैं। फिर कुछ चीज़ें इनिशियल वेलोसिटी के मुतालिक आपने याद रखनी है कि इनिशियल वेलोसिटी कब 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी कब, जब ये व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है। दूसरी चीज़, इनिशियल वेलोसिटी के 0 होने की दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कहा जाए कि ड्रॉप्ड, रिलीज्ड, यानी कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से ड्रॉप किया जाए, रिलीज किया जाए फ्रॉम रेस्ट। ऐसे ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉर एग्जांपल ऐसे हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ एसेंड कर रहा है और उस हेलीकॉप्टर से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज़ किया जाए और आप उसके मुतालिक भी कहें कि जी उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो और वो यानी हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है और वो ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करता है तो इनर्शिया की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो रिलीज़ किया गया है वो कुछ देर के लिए ऊपर की तरफ जाता है और फिर नीचे जाता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वो ही लेंगे जो उस असेंडिंग हेलीकॉप्टर की होती है या जिस चीज़ में वो थ्रो करने वाला बैठा हुआ है। या आपने नोटिस किया होगा जब आप जंप लगाते हैं तो आपकी जेब से चाबी वगैरह गिरती है या पेन आपकी जेब में है, आप जंप लगाते हैं, वो गिरता है तो वो पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है, बिकॉज जब तक वो आपकी बॉडी का हिस्सा है तो वो आपके साथ ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही वो आपसे सेपरेट होता है इनर्शिया की वजह से वो कुछ देर ऊपर जाता है और फिर नीचे जाता है। तो इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी को जब आप 0 पुट करते हैं तो ये सिर्फ इन सूरतों में हो सकता है जब ड्रॉप या रिलीज फ्रॉम रेस्ट हो या ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करे। हाँ, एक केस वो भी हो सकता है कि फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन
यानी अगर मोशन का पहला सेकंड हो तो मोशन स्टार्ट ही उस वक्त हुई है, तो फिर इसमें बताया हो या ना बताया हो, आपने ऑटोमेटिकली इसको जीरो पे ही एज्यूम करना है। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, सो थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन पे क्या डिस्टेंस कवर होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट एन की जगह 3 पुट करना है, वी आई जीरो लेंगे। क्यों? फर्स्ट सेकेंड जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी जीरो थी। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर एक क्वेश्चन इस तरह का भी मैंने देखा है और अक्सर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है कि एक जो है ऑब्जेक्ट, एक बंदा एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है किसी टावर से, वो पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो कितने टाइम में वो ज़मीन पे पहुंचेगा। तो इसके लिए इनमें से ये पहली दो इक्वेशंस इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ऐसे केस में आपने उस मोशन के फेजेस बनाने होते हैं। ठीक है, एक वो फेज़ कि जब ऑब्जेक्ट जो है टावर से ऊपर जाता है मैक्सिमम हाइट तक, और फिर दूसरा फेज़ वो होगा कि उस मैक्सिमम हाइट से दोबारा ज़मीन की तरफ आता है। तो इन दोनों फेजेस के लिए आपने करना है, लेकिन उसका एक शॉर्टकट बहरहाल भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट में जब इस पे हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे ना, उधर ही मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें मजीद भी शॉर्टकट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं रूटीन में आपसे यही बात बार बार कहता हूँ कि आप शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और शॉर्टकट्स आप खुद डेवलप कर सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं प्रैक्टिस जब कराऊँगा एट द एंड ऑफ चैप्टर, जब हम इसके MCQs करेंगे, उसमें फिर मैं कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करूँगा। अगर आपको बेहतर लगे तो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ बातें याद रखें। हाँ, फाइनल वेलोसिटी के मुतालिक भी एक बात याद रखनी है कि फाइनल वेलोसिटी कब जीरो होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स, जब ऑब्जेक्ट रुकता है, या ये जब ऑब्जेक्ट रीचेस मैक्सिमम हाइट। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है या नीचे से ऊपर से ड्राइव किया गया होता है, तो ऐसी सूरत में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, और फिर एक टाइम आ जाता है कि ये कुछ लम्हे के लिए रुक जाता है और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है। फिर वहाँ से दोबारा जब वापस आता है तब उसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आती है। तो भी F दो सूरतों में ज़ीरो होगा। जब ऑब्जेक्ट स्टॉप होता है आम रूटीन में, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि ब्रेक अप्लाई किए और 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जबकि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। 10 सेकेंड में स्टॉप हुआ है, VF 0 है, इनिशियल वेलोसिटी मांगी है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 10 सेकेंड है। तो यहाँ पर हम VF 0 पुट कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट स्टॉप हो चुका है। ठीक है, और या कोई चीज़ ऊपर फेंक दे और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, तो उसकी भी जो है VF 0 होता है। अगर हम अपसाइड डाउन मोशन की बात करें, मोशन अंडर द ग्रेविटी, फ्री फॉल की अगर मैं बात करूं, तो यही इक्वेशंस फ्री फॉल में थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने एक ही जगह पर G पुट करना है। VF इक्वल्स VI प्लस GT। ये तब जब मोशन डाउनवर्ड हो, और जब मोशन अपवर्ड हो तो फिर यहाँ पर -G लिखते हैं। ऊपर जाते हुए फिर हम G की जगह माइनस पुट करेंगे ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो, अदरवाइज फिर आपके पास टाइम जो है वो नेगेटिव आएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड देन सेकेंड इक्वेशन भी इसी तरह से, जहाँ जहाँ पर G है, एक्सेलरेशन है, तो वो ऊपर जाते हुए हम माइनस लेंगे, नीचे जाते हुए हम प्लस लेंगे। VIT माइनस हाफ GT² फॉर अपसाइड मोशन, एंड इफ इट इज़ डाउनवर्ड देन वी यूज़ प्लस। एंड सिमिलरली तीसरी इक्वेशन जो है 2G, S की जगह हम फ्री फॉल में H यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी H होगा, एंड दैट इज़ VF² माइनस VI²। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर इन्हीं इक्वेशंस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। कभी कभी V इज इक्वल टू 2GH अंडर द रूट हम लिखते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन होती है, फाइनल वेलोसिटी और H के दरमियान रिलेशन हम फिर डेवलप कर सकते हैं। फिर कभी कभी टाइम के लिए रिलेशन चाहिए होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी गई होती है, तो इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, और ये माइनस और प्लस अकॉर्डिंगली उसी तरह होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस माइनस होगा, और जब ये नीचे जाएगा तो फिर प्लस होगा, ये G की वजह से। और इसकी मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म्स लिख लूँ कि जब आपसे टाइम मांगा जाए, कुछ क्वेश्चंस में टाइम मांगा गया होता है कि कितने टाइम में ये ज़मीन तक पहुँचेगा, ऊपर से किसी हाइट से ड्रॉप कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, सो VI जब 0 हो, टाइम मालूम करना हो और H गिवन हो,
एच गिवन हो, जी आपको ऑटोमेटिकली मालूम होता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर के फार्मूला को रीअरेंज कर लेते हैं और हमें मिलता है टी स्क्वायर अपनी जगह पे छोड़ें और वी गेट 2h डिवाइडेड बाई जी एंड इफ वी वांट t वी गेट स्क्वायर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट h से रिलीज़ किया जाए तो वो कितने टाइम में जो है ज़मीन तक पहुंचेगा, ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। फिर ये जो तीसरा फार्मूला है, यही फार्मूला अगर हाइट फाइंड करने के लिए हो, यानी टाइम गिवन हो, तो फिर हाइट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, और अगर हाइट गिवन हो तो टाइम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। फिर अगर आपको ये तीसरी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए, लाइक आपसे कहा जाए कि जी एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली वो 0 से रिलीज़ किया गया, इतनी हाइट है, यानी वी आई 0 हो, हाइट गिवन हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि जी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ज़मीन पे पहुंचने से पहले, तो फिर आप इसको इस तरह से करेंगे, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, फिर स्क्वायर रूट लेंगे और हमें मिलेगी फाइनल वेलोसिटी, दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। हाँ, अगर आपसे हाइट मांगी जाए इस पर्टिकुलर केस में कि जी ज़मीन तक पहुंचते हुए इसकी हाइट स्पीड इतनी हो गई है, ये किस हाइट से ड्रॉप किया गया, तो फिर आप यूँ लिखेंगे h इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। याद रहे ये तब जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन नज़र से गुजरे हैं, तो आप इसका भी आपने ख्याल रखना है। और फिर एक सिचुएशन ये हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है एक्सेलरेशन के मुतालिक, जो मैं चाहूँगा कि ख़त्म हो। वो समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाए, ड्रॉप्ड और थ्रोन डाउनवर्ड, दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन जी होगी। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से रिलीज किया जाए या कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका जाए, जैसे ही आपके हाथ से उसका कांटेक्ट ख़त्म हुआ, उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगी और वो जी होगी। तो ये आपने बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि कभी कभी वो कह देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया और एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो ज़मीन तक पहुंचते हुए उनकी किसकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है फाइनल वेलोसिटी का ये फार्मूला है। अब एक को नीचे फेंका गया है, एक को ऊपर फेंका गया है, ये सूरत हाल देखें, एक को ऊपर फेंका है, एक को नीचे फेंका। अब जिसको ऊपर फेंका है ऊपर जाएगा, किसी हाइट तक पहुंचेगा, वापस आएगा, यहाँ पे पहुंच के वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, तो फिर उसी वेलोसिटी से ये नीचे जाता है और हर जितनी हाइट है उस हाइट के हिसाब से उसके अंदर उसको टाइम लगता है, उसमें वेलोसिटी में चेंज आती है। अगर हम बात करें उस दूसरे ऑब्जेक्ट की जिसको नीचे फेंका गया था, बेशक वो इससे पहले ज़मीन पे पहुंचेगा, टाइम अगर मांगा गया हो तो टाइम इसको कम लगेगा, जिसको नीचे फेंका गया है इसको ज़्यादा लगेगा जिसको ऊपर फेंका गया है, क्योंकि ये ऊपर ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। बाकी ज़मीन पर पहुँच के दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ सेम होंगी। और अगर आपसे उनकी एक्सेलरेशंस के दरमियान रेशो मांगी जाए तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशंस के दरमियान रेशो वो 1 होगी, 1:1 एक्सेलरेशंस सेम होंगी। हाँ, एक और बात भी, एक और क्वेश्चन जहन में आया कि वो कौन सी सिचुएशन है कि जब वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो। तो ये वो सिचुएशन है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है जबकि एक्सेलरेशन जी के इक्वल है, वो 0 नहीं होती। फिर वो सिचुएशन भी ऐसा भी मुमकिन है कि मास अटैच टू स्प्रिंग है और वो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और वहाँ पर इसकी जो है वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन जो है 0 नहीं होती बल्कि मैक्सिमम होती है। जबकि मीन पोजीशन पे ऐसा भी मुमकिन है कि वेलोसिटी जो है वो नॉन ज़ीरो हो यानी मैक्सिमम हो और एक्सेलरेशन 0 हो, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन एक्सटेंशन के साथ प्रोपोर्शनल है। जितनी स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। बट ऑब्जेक्ट चूँकि मीन पोजीशन पे आ जाता है, मीन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी सारे फोर्सेस का सम 0 होता है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होती है जबकि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होती है, इनर्शिया की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो ऐसा मुमकिन है कि वेलोसिटी 0 हो, एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, और ऐसा भी मुमकिन है कि एक्सेलरेशन 0 हो, वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सेम होंगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव भी मुमकिन है। अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन का फ़र्क क्या है।
कुछ लोग गलती ये करते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलरेशन मानते हैं, जैसे जबकि ऐसा नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज डिसलरेशन, ये हमेशा डिसलरेशन ना हो। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार है, ठीक है, और वो कार जो है जब आगे जाती है, जब आगे की तरफ ट्रैवल करती है, ये इसका आगे का हिस्सा है, तो जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेशन होती है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में पैरेलल हो तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर ब्रेक लगता है, जब ब्रेक लगता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेक लग जाता है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को कि जो कि वेलोसिटी में कमी का सबब बनता है, उसको कहते हैं रिटार्डेशन, या इसको डिसलरेशन भी कहते हैं, डिसलरेशन। तो ये जब ब्रेक लगता है तो रिटार्डेशन होती है। तो इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होते हैं, उसको हम डिसलरेशन कहते हैं। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर यही ऑब्जेक्ट रिवर्स पे जाए, वेलोसिटी भी इधर हो और एक्सेलरेशन भी इधर हो, तो फिर इसकी वेलोसिटी की अगर राइट साइड की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है तो पीछे जाने की, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वेक्टर्स के अंदर नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है। तो फिर अगर ऑब्जेक्ट पीछे रिवर्स की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव हो जाएगी। अगर पॉजिटिव को आप आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो पीछे जाने की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, लेकिन वो पीछे की तरफ तेज हो रहा है तो वो रिटार्डेशन नहीं होगी, वो एक्सेलरेशन होगी। तो रिटार्डेशन की सिंपल पहचान क्या होगी, आपने कैसे याद रखना है कि ये रिटार्डेशन या डिसलरेशन है, वो होगी V इज एंटी पैरेलल टू A। जब V और A आपस में एंटी पैरेलल होंगे, इन दोनों के दरमियान एंगल 180 डिग्री होगा, तो हम इस A को क्या कहेंगे, रिटार्डेशन या डिसलरेशन। जबकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वो वेलोसिटी। इससे ये होगा ना कि अगर ये एंटी पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ये है कि जी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाना चाहता है, जबकि ब्रेक लगी या किसी भी वजह से उसमें एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो फिर इससे ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी लेस होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो ऐसी सूरत में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि एक्सेलरेशन, अगर पहली इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें जो हमने कुछ देर पहले लिखी थी, VF = VI + AT को, तो A जो है VF - VI / T। अब यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, तो रिटार्डेशन नेगेटिव हो सकती है। बट मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसे नहीं होगा कि एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों ना हो और आप फ़ौरन कहने की जी ये तो रिटार्डेशन है। तो ये बात आपने याद रखनी है। मज़ीद भी इसमें बातें हो सकती हैं, कुछ अभी याद नहीं आ रही, कुछ याद आ गई हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसको फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। द अल्लाह पामान।